और उसको स्टार्ट करने से पहले बस दो चार चीज़ें मुझे बता दीजिए, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो व्हाट्स अ फुल फॉर्म ऑफ रास, व्हाट यू आर हैविंग, एंड व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट वाज द पर्पस व्हाई वी आर रनिंग this counter current mechanism? What is the benefit of it, and what are the two factors those are involved in this mechanism? NaCl and यूरिया। NaCl कहां से निकलता है बच्चे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ, कहां से निकलता है NaCl? अच्छा अच्छा, मतलब क्या इतनी शिद्दत से कौन बता रहा है? NaCl निकलता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ। ओके, सो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकलता है NaCl, और कहां जाता है, किस में एब्जॉर्ब होता है? पहले डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब होता है, और रिलीज कहां होता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में रिलीज होता है। किस में आता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। दूसरा जो फैक्टर है जो इसमें इन्वॉल्व था, दैट इज यूरिया। यूरिया कहां से निकलता था? कनेक्टिंग डक्ट से निकलता था, और कहां जाता था? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में चला जाता था। कितना कॉन्सेंट्रेशन आप मेंटेन करते थे कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक? 300 मिली ऑस्मोल टू, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कि आपके पास जो ADH है वो रिलीज होगा, किस चीज से रिलीज होता है, क्या होता है उस वहां? ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो किस किस चीज को डिटेक्ट करते हैं। एक तो 300 मिली ऑस्मोल मैंने बोला आपका, अगर इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और दूसरा अगर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है तब भी बढ़ हो सकता है ऐसा, ठीक है। आपका अगर BP बढ़ जा रहा है उस टाइम पे भी आपके पास ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जिस केस में आपका ये रिसेप्टर वर्क करेगा। फिर आप क्या करते हो? ADH के इन्फ्लुएंस में क्या करते हैं आप बताइए? ADH का क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, और साथ में हम क्या करते हैं? अगर आप देखें इस पूरी मैकेनिज्म में, ADH से कौन सी जगह से करते हैं वाटर एब्जॉर्ब? DCT से करते हैं। DCT का जो पोर्शन है वहां से हम क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम यस्टरडे, जो हमने थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी जो बहुत जरूरी थी, और इसको अभी हम फिर से करेंगे बाद में लेक्चर के एंड में। 10 to 15 मिनट बिफोर वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट थिंग अगेन, क्योंकि वहां से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में, ठीक है। तो टोटल आपके पास 639 मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमने मसल्स टिश्यूज के बारे में हमने ऑलरेडी उस चैप्टर में पढ़ रखा है, एनिमल टिश्यूज वाले चैप्टर में। बच्चे कितने लोगों का वो चैप्टर नहीं हुआ था? आपका नहीं हुआ ना बच्चे? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें ना मसल्स हमने बहुत कम किया है, और जो किया था वो भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो वो मसल्स वाला जो पार्ट रह गया वो भी यहाँ कवर होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट समझ लीजिए। लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है? तो ऐसा कोई भी मूवमेंट जिससे आपकी पोजीशन चेंज होती हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। मतलब लोकोमोशन, अगर आपसे कोई पूछे कि लोकोमोशन और मूवमेंट आर द सेम, तो आप बोलोगे कि दोनों सेम नहीं होते, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा मूवमेंट हो रहा है जिससे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट में तो ये भी हो सकता है आप एक जगह से जाके दूसरी उसी जगह वापस आ जाओ। मतलब आपने, जब हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन की, इट मींस यू हैव चेंज योर पोजीशन, आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो, उस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लोकोमोशन, ठीक है, बहुत बेसिक, ठीक है। सो लोकोमोशन कैसा एक एक्शन है? वॉलेंट्री मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? वॉलेंट्री मूवमेंट है, आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा रहे हो, ठीक है। एंड इट रिजल्टिंग इन टू चेंज इन प्लेस और लोकेशन, आपने अपनी मर्जी से अपना जो जगह, अपनी जो पोजीशन चेंज की है, उसको हम लोकोमोशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें एक चीज, अगर आप देखें तो आपका जो जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो सारे के सारे लोकोमोशन क्या होते हैं? मूवमेंट होते हैं। क्या सारे मूवमेंट लोकोमोशन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, राइट। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा, तो बस याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी मूवमेंट जिससे पोजीशन चेंज होती है उसको स्पेशली लोकोमोशन बोलते हैं। तो सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, लेकिन सारे लोकोमोशन क्या होते हैं? मूवमेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लोकोमोशन क्यों करते हैं? व्हाट्स द रीजन? एक तो आपके अलग अलग हैबिटेट्स, मतलब आपको अपनी जगह चेंज करनी है, यहीं यहाँ पसंद नहीं आ रहा तो दूसरी जगह मूव कर जाओ।
डिमांड ऑफ सिचुएशन, लाइक फूड के लिए जा सकते हैं। कोई कहता है कि यहाँ मोमोज अच्छे मिलते हैं, यहाँ समोसा अच्छा मिलता है, तो आप फूड के लिए क्या करते हो, मूव करते हो, लोकोमोट करते हो। मेट, बैच चेंज करा लेते हैं बच्चे, मतलब मेटिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो मेट का आपको पार्टनर के लिए, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स की वजह से जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रेडेटर्स, ठीक है। तो ये सारे रीजन किस चीज के लिए हो सकते हैं, लोकोमोशन की वजह हो सकते हैं कि आप क्यों एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। इसमें क्या क्या आ रहा है, फूड आ रहा है, मेट आ रहा है, ब्रीडिंग पैटर्न आ रहा है, एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर्स। इन सारी चीजों से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। इतना समझ आ गया। सो मूवमेंट क्या है, सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स मूव बॉडी पार्ट्स बट डू नॉट चेंज द पोजीशन। अब बहुत सारी चीजें हैं जो आप मूवमेंट करते होगे बट दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल इन द व्हाट, इन द चेंजिंग योर पोजीशन ऑफ योर बॉडी, राइट। बहुत सारे मूवमेंट तो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। आप बहुत सारा फूड अगर डाइजेस्ट कर रहे हो, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, बट दे आर नॉट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी। तो उसको हम क्या नहीं बोलेंगे, लोकोमोशन नहीं बोलेंगे। तो आप मुझे बताइए, ये चीज क्लियर हो गई आपको, क्या लोकोमोशन होता है, क्या मूवमेंट होता है। तो स्पेशल टाइप का ऐसा मूवमेंट जिससे आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लोकोमोशन बोलते हैं। और लोकोमोशन की क्या क्या वजह हो सकती है, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, राइट, ये तो खाना हो गया। दूसरा मेट, पार्टनर के लिए जा सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, राइट, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तीसरा ये एक हो सकता है कि आपको कोई, सपोज आप किसी स्कूल में थे, आपको कोई आपका क्लासमेट बहुत बुली करता था, जब इंटरवल हुआ आपको पकड़ के कूट दिया उसने, आपने मम्मी पापा को बताया, उन्होंने स्कूल चेंज करा दिया, राइट। सो आपके जो प्रेडेटर्स हैं या आपके जो एनिमीज हैं उनकी वजह से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट का कोई रोल नहीं होता किस चीज में, लोकोमोशन का। अगर आप देखोगे मूवमेंट जो दूसरा एक पार्ट है, मूवमेंट इज लाइक आपकी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं बट ऑल आर नॉट रिजल्टिंग इनटू द लोकोमोशन, नॉट इन्वॉल्व इन द चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। बहुत बेसिक सी चीज डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। स्पेशली हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सारे मूवमेंट्स की बात नहीं करेंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और वो सारी चीजें हम बात नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमारे बॉडी के अंदर किस किस टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले एक आता है अमीबॉइड, दूसरा आता है सिलियरी, फिर आता है फ्लैजुलर और उसके बाद आता है मस्कुलर, ठीक है। कौन कौन से हो गए, अमीबॉइड हो गया, सिलियरी हो गया, फ्लैजुलर हो गया और मस्कुलर हो गया। तो अमीबॉइड आपने स्पेशली देखा होगा कि एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं डायापिडेसिस। डायापिडेसिस क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स को एस्केप कौन करता है, ल्यूकोसाइट्स, राइट, डब्ल्यूबीसीज। जब ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू एस्केप द ब्लड वेसल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायापिडेसिस बोलते हैं। तो उस केस में जो स्यूडोपोडिया है, दे इन्वॉल्व माइक्रोफिलामेंट एंड स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज हैपनिंग। जब वो ब्लड वेसल के अंदर है तो अकॉर्डिंगली मूव करने के लिए वो क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमीबॉइड बोलते हैं, क्योंकि सीडोपोडिया आप देखते हो वहां भी बनते हैं और आपके ल्यूकोसाइट्स में भी बनते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। तो हमारी बॉडी में एक टाइप का मूवमेंट कौन सा हो गया, अमीबॉइड। सेकेंड हम देखते हैं सीलियरी। सीलियरी में मैंने आपको बताया था एक स्मोकिंग वाला एग्जाम्पल, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके क्या होते हैं, सीलिया बर्न हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, राइट। तो उन सीलिया में आपका मेनली आप देखिए दो चीजें हो गई, रिमूविंग डस्ट पार्टिकल फ्रॉम ट्रैकिया एंड पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आपने एपिथेलियम पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल में था, कौन कौन सा एग्जाम्पल था ये, कौन सी एपिथेलियम थी ये, सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़ा था। सीलिएटेड एपिथेलियम में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, कौन कौन से, ब्रोंकियोल्स में और आपका किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में किसको उठा के लेके जाना होता है, जाइगोट को उठा के लेके जाना होता है। और आपके ट्रैकिया और ब्रोंकियोल्स में हम जो बात कर रहे थे डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, तो ये वही चीज है, रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम ट्रैकिया। इज इट क्लियर। तो एक हमने पढ़ लिया अमीबॉइड और दूसरा कौन सा पढ़ लिया, सीलियरी मूवमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब जिसमें सीलिया इन्वॉल्व होंगे वो सीलियरी मूवमेंट, जिसमें आपके अमीबॉइड मतलब सीडोपोडिया कहीं इन्वॉल्व है तो उसको क्या बोल देंगे, अमीबॉइड मूवमेंट के बोल देंगे। तीसरा हमारे पास है फ्लैजिला वाला मूवमेंट, फ्लैजुलर मूवमेंट हो रहा है। तो मेनली मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जेस, लोकोमोशन इन यूग्लिना और स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये किसके थ्रू होगा, फ्लैजिला का। स्पेशली हमारे से कौन सा रिलेट कर रहा है, स्विमिंग ऑफ
स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटोजोआ है वो किसके थ्रू जाते हैं? जो उसकी टेल होती है फ्लैजिला के थ्रू जाते हैं, राइट? तो इन दोनों ऑप्शन को अगर आप छोड़ दो, इस वाले पे फोकस करो ज्यादा, ह्यूमन के लिए स्पेशली। तो हमारे कौन से 3 मोमेंट हो गए? अमीबॉइड, तीसरा सेकंड सीलियरी, तीसरा फ्लैजिलर। जो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, राइट? तो अमीबा में हमारे पास स्यूडोपोडिया बन रहा था, किसमें दिखेगा? ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस में, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा वाला सीलियरी। सीलियरी आपको 2 जगह पे स्पेशली याद रखना है। आपके ट्रैकिया में सीलिया होते हैं डस्ट पार्टिकल्स को बाहर फेंकने के लिए। जब आप कफ करते हो कभी, अगर जैसे ऐसी किसी जगह पे गए जहां बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, तो यू विल बी कफिंग एट द टाइम। और जब आप कफ करते हो तो दिस इज द मैकेनिज्म जो आपको क्या करती है, उस डस्ट पार्टिकल को विद द म्यूकस यू कैन थ्रो इट आउटसाइड, क्योंकि अदरवाइज ये कहां जाएंगे? एल्विलाई में जाएंगे, वहां जमा हो जाएंगे, प्रॉब्लम करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। थर्ड हमने देखा फ्लैजिलर। तो फ्लैजिला में आपको और जगह तो स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी, बट स्पर्मेटोजोआ में आपको क्या दिखता है? फ्लैजिला दिखता है। तो ये उसकी स्विमिंग में हेल्प करता है। और लास्ट है आपके पास मस्कुलर, जिसको तो हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन इन्वॉल्व होता है? मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके जितनी भी चीजें आप कर रहे हो, मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉज, जितनी भी आपकी स्केलेटल मसल्स हो, हार्ट का मूवमेंट हो, वो सारी चीजें हम कहां से कर रहे हैं? यहां से कर रहे हैं। तो टोटल कितने टाइप के मूवमेंट्स हो गए हमारे पास? 4 टाइप्स के। कौन कौन से हो गए? ठीक है, अमीबॉइड, सीलियरी, फ्लैजिलर एंड मस्कुलर। अमीबॉइड के क्या कौन से सेल्स इन्वॉल्व होंगे? मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट। सीलियरी में कौन इन्वॉल्व होगा? फैलोपियन ट्यूब। मतलब कौन से प्लेसेस पे होंगे अगर लोकेशन की बात करें तो? आपके पास कहां मिलेगा ये? आपको मिलेगा आपका फैलोपियन ट्यूब में, और दूसरा मिलेगा ट्रैकिया में, या ब्रोंकियोल्स का आपने एग्जांपल देखा था सीलिएटेड एपिथेलियम के अंदर, जो कॉलमनर हो सकता है या क्यूबॉइडल हो सकता है। आपने स्पेशल मॉडिफिकेशन देखे थे, राइट? उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट टाइम दैट इज अ फ्लैजिलर। कौन सा एग्जाम्पल मिलेगा इसमें? स्पर्मेटोजोआ मूव कर रहे होंगे तो उनके लिए क्या चाहिए? फ्लैजिला चाहिए, ठीक है? और लास्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ मस्कुलर वन। तो मस्कुलर में आपके पास मसल्स इन्वॉल्व होंगे, और आप अपनी बॉडी को जो पूरी तरीके से मूव करते हो वो मसल्स के हेल्प से मूव करते हो, ठीक है? इतना क्लियर हो गया सबको? पक्का? तो अभी तक हमने 2 पेजेस कवर किए, और हमारा टेक अवे क्या है? एक तो चीज हमने लर्न की कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसा कोई भी मूवमेंट जो पोजीशन चेंज करता हो उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? फूड हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स हो सकते हैं, एंड एनिमी हो सकता है, ठीक है? और इसके अलावा भी आपकी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द बॉडी। दैट्स व्हाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग देम इन द लोकोमोशन। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो चीज हमने डिस्कस की वही चीज यहां लिखी है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। तो जैसे आपका पैरामीशियम सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहां पर मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है और दूसरे फंक्शन में। क्योंकि ये अगर आप देखें पैरामीशियम जो सीलिया मूव कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? उसका पर्पस है खाने को पास लाना। उसका मूवमेंट मकसद ये नहीं है कि वो मूव करे, ठीक है? सीलिया का ये नहीं है कि मोमोज पसंद आ रहे हैं, मतलब पैरामीशियम को तो चलो ठीक है मोमोज खा के आता हूँ, यहां से वहां जाता हूँ। उसको बस ये अपना फूड को पास लेके आना है। जब फूड को पास लेके आना है तो अल्टीमेटली जब वो सीलिया को मूव करा रहा है तो उसके थ्रू उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, राइट? तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां आपका हो मूवमेंट रहा है। हालांकि हर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन ये मेनली प्रोसेस किसके लिए है? टू टेक द फूड इनसाइड। प्राइमरी इसकी प्रोसेस क्या हो रही थी, बट दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द लोकोमोशन, राइट? सेकेंड, सॉरी, साइटोफेरिंग्स इज द स्ट्रक्चर बच्चे जो सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर बन रही है पैरामीशियम में। जैसे हमारे पास फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स इज द पोर्शन जहां पर आपका कॉमन पैसेज है फूड के लिए, एयर के लिए, राइट? तो यहां पर भी एक स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि आप पैरामीशियम में देखोगे तो कैसा, कितने सेल हैं? एक सेल है। तो इसके पास एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं साइटोफेरिंग्स, जहां से फूड अंदर जाएगा, ठीक है? तो साइटोफेरिंग्स के पास लेके आता है। तो आपने देखा है कि ये स्लीपर्स की तरह इसका डिजाइन होता है, राइट? तो उसमें एक स्ट्रक्चर आपने यहां पर देखी होगी, ऐसे एक डिजाइन बना होता है जो साइड में होता है। तो फूड हर जगह से नहीं आएगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन से आएगा। जैसे अमीबा का तो ये होता है कि जहां चाहिए होता है वहां वो अपना स्यूडोपोडिया बनाएगा, इनगल्फ कर लेगा। लेकिन इनके पास क्या होता है, स्पेशली देखिए ये एक कदम आगे बढ़ गए। इन्होंने बोला कि नहीं हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं साइटोफेरिंग्स, जहां से हम क्या करेंगे, फूड को ले लेंगे, ठीक है? हालांकि है वो भी एक सिंगल सेल। तो इसी को तो बोलते हैं एवोल्यूशन,
कि धीरे धीरे आपने डिसाइड करना शुरू कर दिया। अमीबा तो कह रहा था जहां से आ जाएगा मैं ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर जैसे जैसे आप थोड़ा सा सिंगल सेल्स में भी देखोगे तो वो सोफिस्टिकेटेड होती चली गई हैं। उन्होंने अपने एरियाज बना लिए कि ये हमारा साइटोफेरिंग्स हो गया, हम यहाँ से फूड लेंगे, हालांकि दोनों ही सिंगल सेल है, ठीक है। तो वो साइटोफेरिंग्स होता है। क्लियर हुआ बच्चे? चलो आगे चलते हैं। फिर आ गया हाइड्रा। हाइड्रा के केस में टेंटिकल्स का जो मेन फंक्शन है दैट इज कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग फॉर लोकोमोशन। हाइड्रा के ऊपर देखा होगा आपने, पेड़ की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे टेंटिकल्स लगे होते हैं, राइट? उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, मेनली इट इज इन्वॉल्व इन कैप्चरिंग द प्रे, अपने एनिमीज को पकड़ने के लिए, बट इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द लोकोमोशन। तो लोकोमोशन रिक्वायर्ड अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। अगर आपको लोकोमोशन करना है तो लोकोमोशन के लिए आपकी किन किन चीजों की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? मसल का, स्केलेटन का एंड न्यूरल सिस्टम का होना चाहिए कि नहीं? जैसे किसी को अगर पैरालिसिस हो जाता है तो पैरालिसिस के केस में क्या होता है, उसका सारा कुछ ठीक है, बस क्या हुआ, मोटर न्यूरॉन काम करना बंद कर गया। जब किसी को पैरालाइज्ड हो जाता है तो पैरालाइज्ड में बाकी सारी चीजें ठीक होती हैं, मसल्स भी ठीक होती हैं उसकी, न्यूरल सिस्टम में बस एक जगह पोर्शन, क्योंकि सेंसरी ठीक है, उसको सेंसेशन जा रहा है। जैसे हमें लगता है कि हम इसको टच कर रहे हैं तो इसको फील हो रहा है, कि जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि यार देखो ये पैरालाइज्ड है लेकिन इनको पता चल रहा है, ठीक है। पता चलने का मतलब उनका सेंसेशन ओके है, मोटर न्यूरॉन नहीं काम कर रहा, मतलब वो रिस्पॉन्ड कैसे करें, वो चीज मशीनरी काम नहीं कर रही है। तो सिग्नल सारे पहुंच रहे हैं। इसीलिए जब राजू बिल्डिंग से कूदा था और जब उसको फरहान ने बताया कि तेरी बहन के लिए रिश्ता मिल गया है तो वो सब सुन रहा था, ठीक है। तो अगर उसका सेंसरी न्यूरॉन अगर काम नहीं कर रहा होता तो फिर आगे का फिर क्या होता, फिर मूवी की एंडिंग नहीं हो पाती अच्छी, ठीक है, और फिर आमिर खान की शादी हो जाती उससे, ठीक है, तो फिर ठीक नहीं रहता, फिर करीना कपूर का क्या होता, ठीक है। सो वापस आ जाते हैं अपने उस पे कि लोकोमोशन के लिए 3 चीजों की जरूरत है, क्या क्या? स्केलेटल, मस्कुलर एंड न्यूरल। लॉजिकली भी ठीक है, मसल्स चाहिए आपको, स्केलेटन चाहिए। अगर स्केलेटन नहीं होगा, आप ये सोचो आपकी बॉडी में स्केलेटन नहीं है तो आप बिल्कुल वोल्डेमॉर्ट हो। वोल्डेमॉर्ट को जानता है कोई? ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हैरी पॉटर मूवी अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसमें जो विलन था उसका नाम वोल्डेमॉर्ट था। तो हैरी भैया का झगड़ा होता है उसमें, और शुरू से वोल्डेमॉर्ट के अंदर का स्केलेटन नहीं होता। उसने कहा मैंने बिना स्केलेटन के काम चलाना है, तो वो हमेशा ऐसा लगता था कि उसके अंदर कुछ स्केलेटन नहीं है, बस मसल्स है, इस टाइप की उसकी कुछ स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो वैसा ही हो जाएगा, स्केलेटन इंपॉर्टेंट है, मसल्स इंपॉर्टेंट है, और बाद में आपको कहाँ से डिसाइड करोगे चलना है नहीं चलना है, तो उसके लिए न्यूरल सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। स्पेशली इन 2 एग्जाम्पल को इसलिए दिया गया है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे मूवमेंट जो जिनका पर्पस कुछ और है, दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर अदर फंक्शन बट दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द लोकोमोशन, उनके बारे में बताइए। तो यू विल बी हैविंग 2 एग्जाम्पल्स, वन इज पैरामीशियम, सेकेंड वन इज अ हाइड्रा। पैरामीशियम में साइटोफेरिंग्स के पास फूड लाने के लिए जो मूवमेंट होता है दैट इज हेल्पिंग इन द लोकोमोशन टू। सिमिलरली हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होते हैं दे आर स्पेशली डिजाइंड फॉर कैप्चरिंग द प्रे, राइट। इसमें स्टेटोसिस्ट करके आपको पता होगा पूरा फिलामेंट निकलता है, बाहर निकल के जाता है, अभी एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो हाइड्रा के अंदर ये मैकेनिज्म है कि बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, और ये टेंटिकल्स किस लिए हैं? फॉर कैप्चरिंग द प्रे, बट इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द लोकोमोशन, राइट। और किन किन 3 सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी? स्केलेटन, मसल्स एंड न्यूरल सिस्टम। इतना बताओ, क्लियर सबको? जल्दी से मुझे बता दो लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फर्क है? ऐसा मूवमेंट जिसमें क्या होता है, पोजीशन या लोकेशन चेंज होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्यों करते हैं लोकोमोशन? ठीक है, फूड के लिए करते हैं और अच्छे कंटेंट के लिए करते हैं, ठीक है, करते हैं ना। अगर सही कहीं कुछ समझ आ रहा है टॉपिक तो वहीं चले जाते हैं, चलो ठीक है। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं? एनिमी की वजह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। हार्ट ब्रेक की वजह से कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, नहीं अब दुनिया अच्छी नहीं लग रही, ये गलियां ये चौबारा मुझे याद आता है, जहां जाता हूं वहीं तुम्हारी याद आती है, वो रीजन मत लिखना, यहां नहीं है, अभी एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। हो सकता है हम बात कर रहे हैं उनसे कि भाई ये रीजन भी दे दो, क्योंकि इसकी वजह से भी बंदा लोकोमोशन कर सकता है रिसेंट टाइम में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मसल्स के ऊपर, ठीक है। सो मसल्स अगेन, ब्लड कैसा था, कौन सी ओरिजिन थी ब्लड की? मीजोडर्मल। मसल्स की ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल। अब ये मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं। बॉडी वेट का, आपका जितना भी वेट है उसका 40 से 50% क्या होती हैं?
मसल्स होती है, ठीक है। एंड आपका जो 40 to 50% ये याद रखिएगा कि 40 to 50% इट इज कंट्रीब्यूटिंग, और टोटल मैंने आपको नंबर बता दिया कितना नंबर होता है 639। 639 मसल्स हैं, जिसमें से आपकी अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ 400 मसल्स तो बैक साइड में ही होती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखें 639 है, इसमें 400 आपकी स्पेशली स्केलेटल में है, स्केलेटल मसल्स है 400, ठीक है। 639 टोटल है, उसमें से 400 आपकी कैसी है स्केलेटल है, उसमें भी 180 के अराउंड आप देखोगे बैक साइड में आपको ऐसे मिलेंगी। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दे रखा है मसल्स का। तो ये हो गई 40 to 50%। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी होती है E3C। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है E3C? E3C 3 E से कुछ आने वाला है। अब क्या आने वाला है? जो भी तुम E से सोच सकते हो मसल के बारे में वो बता दो। एक्साइटेशन, ठीक है। फिर एक्सटेंसिबिलिटी, इसका मतलब है कितना एक्सटेंड हो रहा है, राइट। उसके बाद इलास्टिसिटी, राइट। सो आपका एक्साइटेबिलिटी कहाँ, जैसे आप एक्साइटेबिलिटी का एग्जांपल कहाँ दे सकते हैं बताओ? मसल्स, ऐसे मसल्स बताइए जो एक्साइट हो जाते हैं। हार्ट के अंदर हमने जो ऐसे नोड पढ़ा था वो कैसा मसल था? ऐसे टिश्यूज थे ना जो सेल्फ एक्साइटरी थे, राइट। तो आपके पास ऐसे टिश्यूज भी हैं जो एक्साइटेशन की कैपेसिटी है उसमें, राइट। तो वो हो गया। दूसरा आप देखो, उसके बाद आपके पास दूसरे ई से आएंगे एक्सटेंसिबिलिटी। तो आप मसल्स है ऑब्वियसली एक्सटेंड कर सकता है, लेंथ बढ़ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी। और क्या हो सकता है? इलास्टिसिटी तो होगी ऑब्वियसली, मसल है तो इलास्टिसिटी भी होगी। तो याद रहेगा E3C कौन कौन से हो गया? इलास्टिसिटी हो गया, एक्साइटेबिलिटी हो गया और एक्सटेंसिबिलिटी हो गया, राइट। एंड देन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ बच्चे? पक्का? राज कहां है? ओके। फिर उसके बाद मैनी कार्डियक सेल असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म व्हाट? कार्डियक मसल्स। आपको पता है कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ये दिस इज द ओनली मसल जो कैसी होती है, क्या शो करती है? ब्रांचिंग। ये यूनिक है इसलिए यहां लिखा गया है कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं दीज आर द ओनली मसल्स जो कैसे हैं? ब्रांच्ड हैं। ये कैसे हैं? ब्रांच्ड हैं भाई। ठीक है। कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं? यूनी के मल्टी? यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं इसमें? होते हैं, स्ट्राइएशंस होते हैं, लाइनिंग होती है इनके अंदर भी। डार्कर होती है कि लाइट होती है? लाइट होती है, डार्क? लाइट होती है। जो मेन स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? स्ट्राइटेड मसल या स्केलेटल मसल में। स्ट्राइएशन का मतलब होता है जैसे लोगों ने चेक की शर्ट पहनी होती है, लाइनिंग खिंची होती है, राइट। उन्हीं को बोलते हैं स्ट्राइएशंस, राइट। जो लाइनिंग होती है उसी को स्ट्राइएशंस बोलते हैं। और जिसके अंदर स्ट्राइएशंस होंगे उसी को बोल देंगे स्ट्राइटेड मसल्स। और वो सारे मसल्स जो होते हैं वो स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए उनका दूसरा नाम क्या होता है? स्केलेटल मसल भी होता है, ठीक है। तो इनके अंदर भी, कार्डियक मसल के अंदर भी क्या होते हैं? स्ट्राइएशंस होते हैं, बट दो ज्यादा फेंट वन। फेंट वन तो मतलब बहुत लाइट होंगे, बहुत आपको अगर देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली जो आपके स्ट्राइटेड मसल्स में होते हैं उससे लाइट होते हैं, राइट। तो आई थिंक इतना समझ आ गया। कार्डियक मसल्स में क्या होती है? ब्रांचिंग भी होती है, ये भी एक यूनिक फीचर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स। कौन कौन से मसल्स हैं बच्चे हमारे पास? वी आर हैविंग अ स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स, कार्डियक मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल्स का ही दूसरा नाम क्या होगा? स्ट्राइएटेड मसल, ठीक है। विसरल मसल को क्या बोलते हैं दूसरा नाम? स्मूथ। और क्या बोल सकते हैं? नॉन स्ट्राइएटेड। तो किसी भी नाम से आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। स्मूथ मसल्स बोल सकते हैं या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स बोल सकते हैं या विसरल मसल्स भी बोल सकते हैं। इन तीनों में से अगर कोई भी नाम आता है तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, राइट। तीसरा मसल्स कौन सा है? कार्डियक मसल्स, राइट। इनका बेचारों का एक ही नाम है, कार्डियक मसल, राइट।
तो हमारे पास 3 टाइप के मसल्स हो गए। एक हो गए हमारे पास स्केलेटल मसल्स, जिसको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्राइएशंस होते हैं, लाइनिंग होती है। जैसे मसल्स अगर आप देखोगे तो ये मसल्स होंगे और इन मसल्स में क्या है? स्ट्राइएशंस हैं ऐसे, ये लाइनिंग 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 आपको दिखती है, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्राइएशंस बोलते हैं। तो किस में प्रेजेंट होते हैं? ये स्केलेटल में भी प्रेजेंट होते हैं एंड कार्डियक में। आपसे बोला जाए स्ट्राइएटेड फाइबर्स का नाम लिखिए, क्या क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन था अभी एक ऑल इंडिया सीरीज में, बताइए। स्ट्राइटेड स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स के नाम लिखिए। क्या लिखोगे? बस एक लिखोगे, दो लिखोगे? दो लिखना, ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ लेना। स्ट्राइएशंस 2 जगह प्रेजेंट होते हैं। अगर वो पूछें डार्क किस में प्रेजेंट है तो स्केलेटल पे जाएंगे, लाइट पूछेंगे तो कार्डियक पे जाएंगे। लेकिन अगर टोटल पूछे कितने टाइप के स्ट्राइटेड होते हैं तो 2 होते हैं, स्केलेटल और कार्डियक। स्मूथ वाले में कोई स्ट्राइएशंस नहीं होते, ठीक है? क्लियर हुआ? चलो, अब इसके बाद हमने अपीयरेंस देख लिया, ये स्ट्राइटेड लगते हैं, ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, ये भी स्ट्राइटेड होते हैं। रेगुलेशन देखें, जो आपकी स्केलेटल मसल्स है, नाम इनका स्केलेटल मसल है, इसका मतलब किससे जुड़े होंगे? स्केलेटन के साथ जुड़े होंगे। और स्केलेटन से जुड़े होंगे तो मतलब हम इसको वॉलेंट्री अपने फंक्शन से, अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं, राइट? दैट्स द रीजन वी आर कॉलिंग देम एज अ वॉलेंट्री। तुम्हारा मसल्स घूसा बना रही हो, किसको मारने का इरादा है? हाँ जी, आज तुम रेडी हो रहे हो ना? आज आना है डॉक्टर साहब? पक्का? जोश है? पक्का? चलो, तो स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं? वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ऐसे मसल्स होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। सो मसल्स ऑफ लिम्स, मसल्स ऑफ हैंड्स, राइट? जॉज को भी आप मूव करा सकते हो, राइट? तो ऑल दीज मसल्स आर स्केलेटल मसल्स। मतलब वो हर एक मसल जो आपके स्केलेटन के साथ जुड़ी है, क्योंकि आप स्केलेटन के आप देखते हो मेजर पोर्शन को आप क्या कर रहे हो? मूव करा पा रहे हो, राइट? तो स्केलेटल से जुड़ी मसल्स को क्या बोलते हैं? हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। सेकेंड आ गए विसरल। विसरल मसल का ही दूसरा नाम क्या है? स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ये कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है? इनवॉलेंट्री मतलब देखो, इसको विसरल मसल क्यों बोला गया है? कि जो आपका विसरा है, अब विसरा, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी बॉडी कैसी होती है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब। क्या होती है? आपकी बॉडी ऐसी होती है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। जैसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक बॉटल है, उस बॉटल के अंदर आप ये पेन डाल दीजिए, तो पेन के बाहर का और बॉटल की सरफेस के बीच का जो एरिया है दैट इज अ विसरा। उसकी जो सरफेस की कवरिंग होगी उसी को पेरिटोनियल और वो सब बोलते हैं। उन्हीं कैविटीज के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप लोग बड़े बड़े सर्जन बन जाओगे तो आप अलग अलग कैविटीज ओपन करा करोगे। ये इन्हीं पेरिटोनियल एक्टिविटीज को ही, इस जो पेरिटोनियल कैविटी होगी या जो विसरल कैविटी होगी, इसमें ही जाके आप ऑर्गन को फाइंड आउट करोगे। वहां आपको कोई भी ब्लड से भरा कोई चीज नहीं मिलेगा। यू जस्ट नीड टू पुट द कॉटन और आराम से आपको किसी की भी किडनीज निकालनी है, कुछ निकालना है तो आप निकाल सकते हो। मतलब मेरी बुरी इंटेंशन नहीं है किडनी निकालने की, तुम लोग अच्छे डॉक्टर ही बनोगे, ठीक है? तो लेकिन वहीं सब मिलेगा आपको, विसरा के अंदर ही मिलेगा। तो वहां कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं, और इनका हमारा इन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। होता है कि नहीं होता? नहीं होता, राइट? तो ये कहां प्रेजेंट होंगे? इनर वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन। आपके विसरल ऑर्गन के इनर जो वॉल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे आपकी इंटेस्टाइन कैसे काम कर रही है, हमारा तो कंट्रोल नहीं है उस पर, ठीक है? आपको पता है उसके अंदर सर्कुलर मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। बताओ कौन से अंदर होते हैं? सर्कुलर अंदर होते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल? इनर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल बाहर होते हैं, राइट? कैसे हमने याद किया था कि सर्कुलर में नेक्स्ट आ रहा है आई, इसका मतलब हुआ सर्कुलर वाले अंदर होंगे, लॉन्गिट्यूडनल वाले बाहर होंगे, राइट? चलो ठीक है, तो ये हो गए विसरल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट। फिर हमने पढ़ा कार्डियक मसल्स। इनको भी कैसे बोलते हैं? ये स्ट्राइटेड बोल सकते हैं, राइट? लेकिन फेंट होते हैं थोड़े से। कैसे होंगे? लाइट होंगे या कैसे होंगे? फेंट होंगे। कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, क्योंकि हार्ट को, मतलब कितना ही शाहरुख खान गिर गया हो दीपिका पादुकोण को देख के, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना खुद से दिल की धड़कनें रोक ली थी, ठीक है? वो मसल्स में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? तो वो अपने आप ही धड़क रहा है दिल, राइट? तो आपके जो मसल्स ऑफ हार्ट हैं दोज आर द कार्डियक मसल्स, और वो भी कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं। इन सब का याद रहेगा क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक थोड़े से एडिशनल मैं और बता देता हूं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे स्केलेटल मसल्स कहते हो कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं?
सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, अगर आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल होंगे, राइट, लंबे जैसे सिलेंडर होता है हमारा, तो इस तरीके का शेप होगा इनका। जो विसरल या स्मूथ मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर आप देखें तो इनका शेप जो विसरल मसल्स है उनका शेप अगर आप बनाना चाहते हो तो you'll be फाइंडिंग आउट कि इनका शेप होता है ये कौन सा शेप है, स्पिंडल शेप। यही कुछ वर्ड यूज हो जाते हैं, टेपरिंग एट द एंड्स, टेपर कर रहे हैं ना, नैरो हो रहा है। तो अगर इस तरीके के कोई वर्ड आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ वो सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं और उसका फिर क्वेश्चन का ना मीनिंग चेंज हो जाता है, होता वही है। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे थर्ड लॉ ऑफ मेंडल आपने पढ़ा होगा, तो आप कई बार लिख देते हो कि यार दो कैरेक्टर जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग हो जाएं, लेकिन एग्जामिनर की आत्मा को तृप्ति तब मिलती है जब आप लिखते हो असॉर्टमेंट। अगर आपने असॉर्टमेंट नहीं लिखा तो बोर्ड में तो तुम्हारे नंबर उड़ा ही देगा वो, क्योंकि सबसे पहले वो असॉर्टमेंट ही ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं टेक्निकल जिसको मतलब एग्जामिनर को बहुत प्यार होता है उनसे। इसी तरीके से जैसे इसमें है तो इसमें हो सकता है वो फ्यूजी फॉर्म दे दे, इसी को बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। कैसे हैं ये स्पिंडल शेप्ड। अब वो इससे भी आपको परेशान करेगा शेप से, बोलेगा कि फ्यूजी फॉर्म बोल देते हैं इसको। या रियल लाइफ में कोई भी ऐसी चीज अगर दिखती हो तो भगवान के लिए सबको याद कर लेना, वरना वो कहीं से भी बैठ के बोल देगा कि अच्छा इस टाइप की शेप की एक मसल है और बताइए कि वो वॉलंटरी होती है इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कौन सा शेप है, तो अभी तो मुझे ऐसे कोई याद नहीं आ रही है कि जनरल लाइफ में हम कोई ऐसे शेप की कोई चीज यूज करते हैं क्या, पता नहीं, मुझे तो नहीं याद आ रही है। लेकिन ऐसा कोई एग्जामिनर का कोई नया विजन आ गया और उसको लगा कि ऐसे शेप की कोई चीज होती है तो वो लिख सकते हैं। अब सिंपली होगा क्या कि ये विसरल मसल होगी और उसमें से आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होगा कि ये शेप एग्जैक्टली है क्या, ये चीज क्या है। तो क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन हमारी जो जनरल नॉलेज है या आसपास के एनवायरनमेंट की नॉलेज है वो कम होने की वजह से वो क्वेश्चन हम रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। तो ये कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। विसरल कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। स्केलेटल कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और कार्डियक कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। साथ में कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सम एडिशनल फीचर्स जो आपको मसल्स के अंदर मिलेंगे इसमें जो हमने लिख रखा है उसके अलावा, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क भी होते हैं इसमें, जो ब्रांचिंग होती है, जैसे आप देखोगे जो पूरा वो होगा उसमें, जैसे ये पूरा वो बना है, इसमें जो कनेक्शंस होंगे फिर ये बनेगा, तो यहाँ ये एक डिस्क होती है उसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, जो बाकी में किसी में नहीं होगी, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें से नॉन फैटीग कौन से होते हैं, जो कभी नहीं थकते, कार्डियक, राइट। तो आपके बाकी सारे में फैटीग हो जाएगा लेकिन कार्डियक में नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, स्मूथ मसल तो फटीग में होगा लेकिन कम होगा, स्केलेटल से कम होगा, स्केलेटल से कम होगा, कम। अगर जैसे दोनों ही मसल्स, अगर स्मूथ मसल्स का भी देखें और स्केलेटल का भी देखें तो स्केलेटल 30% तक उससे भी ज्यादा कम, मतलब उसमें फटीग आता है जो स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल में ज्यादा आता है, इसमें स्मूथ में कम आता है। और कार्डियक में तो आप देख रहे हो कितने टाइम तक काम करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपके में जो सिलेबस में दे रखा है इवन के, अगर आप आगे भी फर्दर क्लासेस में भी जाएंगे तो मेनली अभी तक तो आपको स्केलेटल ही पढ़ाया जाता है, फिर आपको बताया जाएगा स्मूथ और कार्डियक के बारे में, क्योंकि वो स्पेशल फीचर्स के साथ आते हैं, उनकी क्वालिटीज अलग हैं, उनकी मैकेनिज्म अलग है। बट हमारे क्लास 12th के सिलेबस में जो एनसीईआरटी में दे रखा है दैट इज अबाउट द स्केलेटल मसल और उसी की मैकेनिज्म है। आप इसको स्मूथ पे और किस पे अप्लाई नहीं कर सकते, कार्डियक पे, ठीक है। तो अभी जो फर्दर आगे की जितनी भी स्टोरी है वो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्केलेटल मसल के बारे में, ठीक है। अगेन फिर से एक बार मैं बता देता हूं क्या क्या हमने किया। लोकोमोशन मूवमेंट में डिफरेंस देखा, ये देखा कि लोकोमोशन क्यों क्यों जरूरी होता है। उसके बाद हमने देखा कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें हमने देखा अमीबॉइड होता है, सीलियरी होता है और फ्लैजुलर होता है एंड मस्कुलर होता है। फिर हमने मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी देखे कि मसल्स कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है, ठीक है। और मसल्स क्या होता है, कितना परसेंट बनाता है,
40 to 50% बॉडी वेट का बनाता है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं? 639 होते हैं। उसके बाद हमने देखा मसल्स क्या और क्या प्रॉपर्टी होती है मसल के पास? एक्साइटरी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, और क्या होता है? इलास्टिसिटी होती है। ऑल दीज आर द फीचर। फिर हमने देखा कि कार्डियक मसल्स आर द ओनली वन जो क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, बाकी सब में ब्रांचिंग का फीचर नहीं मिलता। उसके बाद हमने तीनों मसल्स के डिफरेंसेस देख लिए, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। अब बताओ इसमें कोई भी ऐसी चीज जो अभी तक नहीं समझ आई हो? समझ आ गई पक्का? राज? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करते हैं। तो सब लोगों को पता है कि स्केलेटल मसल कैसे होते हैं, किससे क्लोजली एसोसिएटेड है? स्केलेटन से क्लोजली एसोसिएटेड है। नाम स्केलेटल है तो जाहिर सी बात है उसी से होंगे। लेकिन अगर स्ट्राइटेड नाम होता तो हो सकता है हमें सोचना पड़ता, लेकिन स्ट्राइटेड का ही दूसरा नाम स्केलेटल होता है, तो इजीली पता कर पा रहे हैं। किस में इन्वॉल्व होते हैं? मूवमेंट में, इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड बॉडी पोस्चर्स को चेंज करने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स का क्या रोल हो गया? लोकोमोशन में इन्वॉल्व है और बॉडी पोस्चर्स को मूव कराने में इन्वॉल्व है, राइट? चलो तो ये क्लियर है। चलिए अब इसमें एक चीज हम देखते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है बहुत खूबसूरत सी, क्या लग रहा है आपको? रोल लग रहा है। रोल के अंदर कुछ ऐसा कुछ पराठा पनीर वाला, कुछ पनीर टिक्का रोल टाइप कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा? लोग बोल रहे हो सर क्या ये कहां से कंपैरिजन कर रहे हैं? ठीक है चलो वापस आ जाते हैं। ये जो आप पूरा रोल देख रहे हो, पहले आप यहां का लेबलिंग भूल जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या स्ट्रक्चर है? व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज? क्या है? एपीमाइसियम। जो सबसे अच्छा, ये होता क्या है नेचर वाइज? क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी में लेबलिंग इतनी ज्यादा नहीं दे रखी है, तो ये एपीमाइसियम हो गया। उसके बाद अब एपीमाइसियम जो है ये जो जैसे कई बार मतलब मैं जब पढ़ रहा था आपकी जगह पे, तो मुझे उस टाइम पे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि कहीं फिर इसका जो हम बात करते हैं सार्कोलेमा जैसी चीज क्या है, या जो रियल मसल है वो असल में है क्या। मोस्टली हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मसल सेल कहाँ है। जिस मसल सेल की, जिस मसल फाइबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं कि इसके अंदर स्ट्राइएशंस होते हैं, ये सब होता है, वो असल में कौन सी चीज है। ठीक है, तो ये जो आप पूरी स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द होल कलेक्शन, जिसके अंदर पहले मसल्स के बंडल हैं। ठीक है, तो पहले अगर आप अंदर से चले तो यहां से आप देखो, ये जो सबसे छोटी यूनिट आप देख रहे हो यहां, दिस इज व्हाट। यहां से चलते हैं फिर बाहर चलेंगे। ठीक है, ये एक कैसी यूनिट है? एक मसल फाइबर है। क्या है ये? सिंगल मसल फाइबर है। ठीक है, अब ये सिंगल मसल फाइबर को आपने क्या किया? यू आर कीपिंग इट टुगेदर। जैसे कि ईद का टाइम आने वाला है तो आपको पता है क्या बनती है, तब सिवई बनती है, राइट? वर्मिसेली बनती है। तो उसको अगर आप देखोगे, जो एक उसका एक पार्ट हो गया छोटा सा, वो पार्ट क्या है? वो एक आपका मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होगी, जैसे नॉर्मल सेल की सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यहां क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा बोलेंगे। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट? सार्कोलेमा। क्लियर हो गया? अब इसको क्या किया आपने? एक बंडल में बना लिया। किस में कर दिया? एक बंडल बना दिया इसका। यू आर हैविंग दिस बंडल, और इस बंडल के अंदर आपने क्या किया? इन मसल्स फाइबर को साथ में रख दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? पहले एक आपके पास मसल फाइबर है, उसको आपने लिया, और सपोज मेरे पास मसल फाइबर थे, मैंने हाथ से ये पकड़ लिया। ठीक है, ये एक बंडल है, मतलब मैंने बहुत सारा सिवई लिया और अपने हाथ में पकड़ लिया। अब ये जो पूरा बंडल है, इस बंडल की जो मेम्ब्रेन होगी उसको क्या बोलेंगे? ये जैसे एक स्ट्रक्चर, ये जो पूरा बंडल हो गया, इसको बोलेंगे फेसिकुलाई। क्या बोलेंगे? फेसिकल या फेसिकुलाई। क्या बोलेंगे? ये कौन सा है? मसल बंडल। ठीक है, अब ये जो मसल बंडल है, इसमें स्पेशली आप देखते हैं आपके पास दो चीजें आएंगी। एक आपके पास आएगा पेरीमाइसियम। क्या आता है? पेरीमाइसियम। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम, राइट? और इसके ऊपर ये जो टिश्यूज आप देख रहे हो, ये सारे यहां इसके बीच में जो फिलिंग है, वो भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो तीन आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं। क्या क्या कनेक्टिव टिश्यूज हैं? एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम।
इसमें से कोई भी, आप जैसे मेम्ब्रेन की तरह हम सोचते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि ये सार्कोलेमा कहाँ चला गया, मतलब मसल फाइबर का मेम्ब्रेन कहाँ चला गया। तो वो आप ध्यान में मत रखिएगा। मेनली इनको आपको कैसे ध्यान रखना है, सबसे पहले एपी आएगा सबसे बाहर, ठीक है। उसके बाद एपी से नेक्स्ट लेटर क्या आ रहा है, पेरीमाइसियम, और उसके बाद क्या आएगा, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम इज द पार्ट, ये जो आपकी कवरिंग है अंदर वाला, ये जो फिलिंग है, ये जो टिश्यूज है जिसमें आप रैप कर रहे हो। जैसे मैंने ये जो पूरे बंडल लिया है, इस बंडल के अंदर ये हो गया पेरीमाइसियम, और इसके अंदर का जो टिश्यू पूरा भरा है दैट इज अ एंडोमाइसियम। जो उसके मतलब एक इंडिविजुअल फाइबर के सराउंडिंग में भी तो कवरिंग होगी ना। आप, ये हो गया पेरीमाइसियम, ठीक है। इसके अंदर अगर मैंने सपोज सिवई लेके हाथ से पकड़ लिया, दिस इज द होल बंडल, मसल फाइबर का एक बंडल है। ये जो पूरी कवरिंग आप मेरे हाथ से बाहर की देख रहे हो दैट इज पेरीमाइसियम। लेकिन जो इंडिविजुअल मसल का एक फाइबर था या एक सिवई का एक जो पोर्शन था, उसके ऊपर की जो कवरिंग है जो टिश्यूज की, उसको क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? सही से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। चलो आगे चले, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, उसके बाद क्या आएगा, सार्कोलेमा। अब हमारा मेन डेस्टिनेशन क्या है, दिस वन। हमारा मेन डेस्टिनेशन है कि हमें सिवई खानी है, मतलब हमें कहां पहुंचना है, मसल फाइबर पे पहुंचना है जहां सारी एक्टिविटी होनी है, राइट। तो आप ये समझ लीजिए, इसको पहले रिलेट कर पाएंगे ना, तब हम मसल्स में अंदर जा पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हम टेक्निकली उसको समझ नहीं पाते हैं कि कहां हम डील कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो यही चीज क्लियर नहीं हो पाती कि असल में मसल कहाँ है, कहाँ फाइबर्स बन रहे हैं, क्या इन्हीं फाइबर्स की वजह से डार्क बैंड लाइट बैंड बन रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। जी बच्चे, एंडोमाइसियम इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बोला कि ये पेन दो आप मुझे, ये हो गया एक मसल फाइबर, ये हो गया दूसरा मसल फाइबर, इस मसल फाइबर के ऊपर ये कनेक्टिव टिश्यू है एक, ये इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है दीज आर द एंडोमाइसियम। क्लियर हुआ? सार्कोलेमा मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, लेकिन उस मसल फाइबर को भी तो प्रोटेक्ट करना है, किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। तो आप देखो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग आपको कहां कहां मिल रही है, एक तो सबसे बाहर मिल रही है, आपने सारे बंडल्स को पैक किया। एक कोई शॉप वाला है जिसको बहुत सारी सिवई बेचनी है, तो उसने क्या किया, बहुत सारे सिवई के अलग अलग बंडल बना लिए। ऐसे ही तो रखा होता है, आप किसी शॉप पे जाओगे तो उसके पास क्या होता है, ऐसे बंडल रखे होते हैं, अलग अलग बंडल्स में उसके ऊपर एक पॉलिथिन रैप होता है, राइट। वो जो पॉलिथिन है वो क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बीच में अगर कुछ पोर्शन है दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, अगेन उसमें क्या आ जाता है, एंडोमाइसियम। इंडिविजुअल थ्रेड जो है वो भी कवर है किससे, कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो ये चीजें याद रखनी है आपको कि एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम आर नॉट द मेम्ब्रेन, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू। जोर से बोलो भाई, क्या कनेक्टिव टिश्यू, कौन कौन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो ये असल में जिस तरीके से हम समझते थे कि मसल फाइबर की ये जो है कवरिंग हो गई या मेम्ब्रेन का वो हो गया, यस। किससे? हाँ हाँ, नहीं नहीं बच्चे, ये इस पूरे बंडल को आप वो फेसिकल बोल रहे हो, इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हो, फेसिकल बाइंड बाय द पेरीमाइसियम, यस। जो आपका बंडल होगा उस इंडिविजुअल बंडल को आपने नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड फेसिकल, राइट। कि आपसे बोला जा सकता है कि ये पूरा एक मसल का बड़ा सा बंडल है, पूरा मसल फाइबर है, और उसके अंदर मसल फाइबर में देखिए, ये कई बार जो एक इंडिविजुअल मसल की बात करते हैं तो हम बार बार बोलते लगते हैं मसल फाइबर मसल फाइबर। जैसे मैंने भी अभी बोला कि ये मसल फाइबर है एक, ये पूरा मसल फाइबर नहीं, एक बड़ी मसल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, मसल फाइबर है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं या प्रोटीन्स होती हैं, उनसे फाइब्रिल्स जो होते हैं उनसे बैंड्स बनते हैं एक मसल के अंदर, एक मसल फाइबर के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है। जो डार्क बैंड लाइट बैंड आपको दिखते हैं वो उसके अंदर दिखते हैं, इसके अंदर नहीं दिखेंगे अभी। ये तो बंडल है एक, ये तो अगर आप जैसे पूरा देखोगे मसल्स को बाहर से जो देखते हो, ये वो पोर्शन है, उसमें से एक सेगमेंट को आपने निकाल लिया, उसको फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें सबसे अगेन फिर से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा यूनिट सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के ऊपर क्या मिलेगा,
मैं ऐसा करके बना देता हूं एक बार। आपके पास ये है एक, क्या, एक मसल फाइबर है ये, ठीक है। इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम है? ठीक है, अब इसके सराउंडिंग में बताइए क्या होगा? हाँ जी, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी होगी? ये क्या है? मैं मेम्ब्रेन की तरह बना रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा समझ पाओ। वैसे तो ये टिश्यू है, मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक टिश्यू है, लेकिन कौन सा टिश्यू है? ये कौन सा टिश्यू हो गया बच्चे? ये कनेक्टिव टिश्यू है, और इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है? ठीक है, इतना समझ आ गया? आपने क्या किया, इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रक्चर आपने ले ली, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को ले रहे हो और आपको दूसरे एक बड़े बंडल के अंदर रख रहे हो, ठीक है। अगर आप एक और स्ट्रक्चर बना लो ऐसा, इमेजिन करिए आपने ये वाले और बंडल्स बना रखे हैं, दिस इज अ वन, और इसी तरीके के आपने और बहुत सारे बंडल बना लिए, ठीक है। ये एक तो ये है, और उसके अंदर बहुत सारे बंडल बना लिए। इसमें ये जो बंडल, ये जो मेम्ब्रेन है वो कौन है? दैट इज पेरीमाइसियम, ठीक है, इट इज पेरीमाइसियम, ठीक है। और इस तरीके के बहुत सारे बंडल है, ठीक है। उसको आपने एक बड़े से बंडल में बंद कर रखा है ऐसे। ये कौन सा है? दैट इज अ एपीमाइसियम। बताओ, अभी डिफरेंस समझ आ रहा है? और सार्कोलेमा कौन सा था? इसका जो मेम्ब्रेन था दैट इज अ सार्कोलेमा। क्लियर हुआ? डिफरेंस समझ आया? सबसे पहले क्या आएगा? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के ऊपर एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम के ऊपर पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम किसकी कवरिंग है? फेसिकुलाई की। फेसिकुलाई इज द बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, राइट। उसके ऊपर फिर क्या है? एपीमाइसियम है, ठीक है। एपी, पेरी, एंडो, सार्कोलेमा। क्लियर हो गया? कोई ऐसा जिसको याद ना हो या समझ ना आ रहा हो? राज, समझ आ रहा है? नहीं पक्का? चलो, अभी एक स्केलेटल मसल के बारे में बात कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और कैसा होता है? सिलिंड्रिकल स्ट्राइएटेड। बहुत सारे स्ट्राइएशंस देख रहे हो। अब आप ये इमेजिन करने की कोशिश करो कि स्ट्राइएशंस हम जो बात कर रहे हैं ये एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट है? कोई बता सकता है कहाँ प्रेजेंट है ये? ठीक है, आपके पास जो मसल पूरा जो फाइबर है उसके अंदर प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट होता है उससे ये फाइबर्स, ये जो आप स्ट्राइएशंस देख रहे हो ये उससे आ रहा है, मसल्स के अरेंजमेंट से नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो स्ट्राइएशंस हमें दिख रहा है इसके अंदर भी शायद कुछ मसल्स और हैं, कुछ और कोई चीज अरेंज हो रही है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द प्रोटीन, ठीक है। चलो, तो स्केलेटल मसल्स आपको पता है मसल्स फाइबर के बंडल होते हैं जिनको फेसिकल्स बोलते हैं, और उससे क्या बनता है? फेसिया, जिसके अंदर क्या होता है? कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हमने देख ही लिया ऑलरेडी। ये इसका स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये आप जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन यहां देख रहे हो, ऑल दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके लिए एक कंडीशन, एक वर्ड यूज होता है जिसको क्या बोलते हैं? सिंसाइशियम। सिंसाइशियम का मतलब क्या होता है? सिंसाइशियम का मतलब हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर इसके अंदर आप जाओगे तो बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, ठीक है।
सो सिंसाइशियम का मतलब हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो आपका जो स्केलेटल मसल होता है वो बच्चे कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसके अंदर स्ट्राइएशंस होते हैं, राइट। अब इसमें भी हम देखते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, रेड और वाइट। जो आपके स्केलेटल मसल फाइबर हैं वो दो टाइप के हैं, वो कैसे हैं, एक है रेड और एक है वाइट। रेड में देखें तो मायोग्लोबिन का अमाउंट होता है ज्यादा और वाइट में होता है कम, ठीक है। किस में ज्यादा होता है, रेड में ज्यादा होता है, रेड में ज्यादा होता है इसीलिए वो रेड है। क्या है इसके पास, मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व आता था वो कैसा आता था बच्चे, स्ट्रेट लाइन तो नहीं आता बच्चे तुम लोग फिजिक्स में वहां भी लग रहा है लीनियर मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है। कैसे होता है, क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। पैराबोलिक होता है, हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोलिक होता है, ठीक है। तो आपके पास ये होता है किसके लिए, मायोग्लोबिन के लिए होता है। और क्यों होता है ऐसा, कितने यूनिट होते हैं इसमें, एक यूनिट होता है। और दूसरा इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी नहीं होती जो हीमोग्लोबिन के पास होती है। मैंने बोला था कि हीमोग्लोबिन एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, जिससे एक के बाद दूसरा मॉलिक्यूल जब जुड़ता है तो उसकी स्पेसिफिसिटी या उससे जुड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है कंपैरेटिवली पिछले वाले से। मायोग्लोबिन के साथ ऐसा नहीं होता। मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का स्टोरेज या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। मायोसिन कभी भी आपको ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये स्टोर कर रहा है ऑक्सीजन, बाइंड कर लेगा लेकिन ये क्या नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, मायोग्लोबिन स्पेशली मसल्स को, क्यों आपको पता है कि ऑक्सीजन चाहिए उसको तो काम करना है, तो स्पेशली आपकी मसल्स को एक पिगमेंट दिया गया है जिसका नाम क्या है, मायोग्लोबिन। आप देखिए ऊपर वाले ने कितना अच्छे से, कितना फुर्सत से, जब आप किसी के लिए बोलते हो कि ऊपर वाले ने तुझे बहुत शिद्दत से, बहुत फुर्सत से बनाया है, तो वो आप अपने लिए भी बोल सकते हो, क्योंकि आप लोगों की मसल्स में भी क्या है, मायोग्लोबिन है। और ये आप सोचे मायोग्लोबिन आपको, स्पेशली जब आपके पास हीमोग्लोबिन था तो क्या जरूरत थी मायोग्लोबिन देने की, क्योंकि ऊपर वाला हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने सोचा कि जब ये मेरा छोटा सा बच्चा कभी जाएगा, इसकी मसल्स को मूव करना होगा, इंस्टेंटली इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, तो मायोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पकड़ के बैठा है। अदरवाइज इसको कहां से लेना पड़ेगा, ब्लड से हीमोग्लोबिन आए, ऑक्सीजन डिलीवर करिए, हालांकि वैसा ही होगा, लेकिन मायोग्लोबिन इंस्टेंटली प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या दे रखा है, मायोग्लोबिन दे रखा है, कि स्टोरेज कर रखा है मसल्स में, ठीक है। तो आप सोचिए कितना यूनिक फीचर है ये। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें, इसके अंदर रेड के अंदर ज्यादा होंगे और व्हाइट के अंदर कम होंगे, ठीक है। तो क्या क्या ज्यादा हो गया रेड के अंदर, रेड के अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा हो गया, रेड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो गया, और व्हाइट के अंदर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है व्हाट इज एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जैसे जब सार्को वर्ड आप जोड़ देते हो ना, तो जैसे जितनी भी चीजें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, तो मसल्स में यहाँ क्या करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। वहां पढ़ रहे थे प्लाज्मा लेमा, यहाँ क्या हो गया, सार्कोलेमा, राइट। तो एसआर का अमाउंट जो होता है इसमें कम होता है और व्हाइट में ज्यादा होता है, ठीक है। ये एक फीचर हो सकता है, पूछ ले, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड के अंदर कम और व्हाइट के अंदर ज्यादा। रिस्पिरेशन आप देखोगे इसमें क्या होता है, एरोबिक होता है, व्हाइट वाले में कैसा होता है, एनारोबिक होता है। एनारोबिक होगा तो इससे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने के बाद क्या होता है बच्चे, फटीग हो जाता है। वो लैक्टिक एसिड कहां जाता है फिर, उस लैक्टिक एसिड का क्या करते हैं हम, सोचते हैं कि चलो इस बॉडी में आज अचार डालते हैं आम का, क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड बन गया आपके पास, क्योंकि वो तो हमेशा बनेगा, ठीक है। तो उस लैक्टिक एसिड को भेजा जाता है किसके पास, लिवर के पास, और एक साइकिल रन होती है जिसको बोलते हैं कोरी साइकिल, कोरीज साइकिल। और ये कोरीज साइकिल में आपके पास जो आपने लैक्टिक एसिड बनाया है, मतलब वो आपने वेस्टेज नहीं कर दिया। जैसे हमें लगता है कि आप सपोज आप रनिंग कर रहे हो, या बहुत आप कोई रनर हो बहुत बड़े, और आप भाग रहे हो, या कभी आपने कोई एक्सरसाइज की, तो आपके अंदर क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। अब ये जो लैक्टिक एसिड बना है इसको हम भेज देते हैं लिवर के पास। लिवर क्या करता है, इसमें से कुछ पोर्शन को जिसको आप सेव करना चाहते हो ग्लाइकोजन बना देता है, और कुछ पोर्शन से पायरुवेट बना देता है। पायरुवेट आपको पता है अगेन आप यूज कर सकते हो किसमें, क्रेब साइकिल में, ठीक है। तो कोरी साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, कोरी साइकिल के अंदर आपके पास जो लैक्टिक एसिड है इसको हम कहां लेके जाएंगे,
लिवर के पास लेके जाएंगे, और लिवर क्या करेगा, लिवर से ये निकला तो इसने क्या बना दिया, ग्लाइकोजन, और सेकंड क्या बनाता है, पायरुवेट। पायरुवेट कहां चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। इसी को क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। यूज हो गया, जो भी आपने लैक्टिक एसिड बनाया था, तो मतलब हमें तो लगा कि हमें थकान हो गई है, और थकान होने के बाद ये लैक्टिक एसिड वेस्ट हो गया, लेकिन बॉडी देखिए कितना इफिशिएंटली यूज कर रहा है कि इस लैक्टिक एसिड को वहां नहीं छोड़ेगा, और कहां भेज देगा, लिवर के पास भेज देगा, और लिवर में यही कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और पायरुवेट में। क्लियर हो गया। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर। जब आपका मसल का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ोगे तो उसमें कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसमें से एक प्रोटीन का नाम होता है क्या, एक्टिन। दूसरे का क्या नाम होता है, मायोसिन। जैसे एक मेरे नाम से रिलेट कर सकते हैं, अगर आप भूल जाओ तो आधे टाइम तो मुझे जिंदगी में लोगों ने मायोसिन कह के बुलाया है, ठीक है। तो मोसिन या मायोसिन, ठीक है। तो मैं भी अपने बड़ा टची फील करने लगा हूँ इस प्रोटीन के लिए। मायोसिन की वजह से देखोगे आप, एक बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग, जब कोई भी वेसिकल सेल के अंदर अगर कोई ट्रांसपोर्ट करना होता है ना, तो जो फाइबर्स होते हैं, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जब आप साइटोस्केलेटन पढ़ोगे, अभी तो 12th में तो बहुत कम दे रखा है, लेकिन जब सेल अगर असल में जैसे एक यूट्यूब पे वीडियो है, आप देखिएगा, इनर लाइफ ऑफ अ सेल, अगर किसी ने देखा हो तो, इनर लाइफ ऑफ अ सेल के अंदर सेल के अंदर की एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। तो हमें ये लगता है कि सेल अंदर से कैसा है, हॉलो है, बॉल की तरह। लेकिन अगर आप देखोगे तो सेल के अंदर इतने सारे ट्यूब्यूल्स और ट्रैक हैं बने, उनको जो जैसे आपने नाम सुना होगा माइक्रो ट्यूब्यूल्स। माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, पूरे जैसे ट्रैक फैला रहता है, जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे अगर आप कभी जाओगे तो बहुत सारी पटरी आपको दिखती रहती हैं। तो सेल के अंदर भी ऐसा साइटोस्केलेटन बना रहता है, जिसके ऊपर जैसे आपको वेसिकल भेजनी है। इतना इंटरेस्टिंग है सेल, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप कभी रिसर्च में जाओगे तो आप कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इवन कि दे आर हैविंग द मैसेज कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन उनको माइटोकॉन्ड्रिया पे डिलीवर करनी है, तो दे विल बी हैविंग अ सीक्वेंस KDEL, अलग अलग तरीके के सीक्वेंस कोडिंग है कि ये प्रोटीन हमें न्यूक्लियस के पास भेजनी है, तो वो न्यूक्लियस के पास चली जाएगी। ये प्रोटीन हमें लाइसोसोम को भेजनी है, तो वो लाइसोसोम के पास चली जाएगी। आपको पता है प्रोटीन कहाँ बन रही है, ER के अंदर। तो अगर ER की प्रोटीन भी है तो पहले वो जाएगी, ER से जाएगी गोल्गी के पास। गोल्गी में क्या होता है, गोल्गी में जैसे ER में तो आपने रॉ प्रोटीन बना ली, गोल्गी में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। तो ER की प्रोटीन भी मॉडिफिकेशन चाहे उसमें हो चाहे ना हो, पहले वो गोल्गी को रिपोर्ट करेगी, फिर वापस आएगी ER के अंदर, और हर चीज का कोड है। मतलब इतना यूनिक इंफॉर्मेशन, मतलब आप जो लोग भी ये बोलते हैं कि उनको ऊपर वाले पे विश्वास नहीं है, अगर वो पढ़ लेंगे तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि इतना मैकेनिस्टिक, इतना करेक्ट। अगर उसमें से एक भी चीज गलत कर दिया, मतलब प्रोटीन भी अगर एक बन गई है 50 अमाइनो एसिड की, तो अगर वो अपने पोर्शन पे डिलीवर होगी तो उसमें से हो सकता है 4 अमाइनो एसिड टूट जाए फाइनली पहुंच के, क्योंकि वो उनका डिलीवरी कोड था, ठीक है। जैसे हमारे पास पैकेजिंग का कुछ कंटेंट आता है तो उसमें पॉली बैग होता है, हम उसको फेंक देते हैं, उस पर एड्रेस लिखा होता है। सिमिलरली प्रोटीन्स के साथ भी ऐसा होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल्स, जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिन, जिसमें आपके पास एक्टिन को अगर आप देखोगे तो एक्टिन में सबसे पहले ये गोल गोल प्यारे प्यारे मासूम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। इनको क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन और जी एक्टिन। इसको बोलेंगे जी एक्टिन। जी एक्टिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये गोल गोल है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये गोल गोल है, इसलिए गोलू, मतलब गोलू एक्टिन टाइप। ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं, ग्लोबुलर मतलब इसलिए है, यस बच्चा, किसमें, एफ एक्टिन पूरे फ्रेगमेंट को बोल रहे हैं बच्चा, एक सिंगल को जी एक्टिन बोल रहे हैं। इससे मिलके जो पूरा फिलामेंट बनेगा, एफ का मतलब ही हुआ फिलामेंटस एक्टिन, राइट। सो जी एक्टिन इज द इंडिविजुअल यूनिट, वन इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, जी एक्टिन। और इनके कलेक्शन से ये जो पूरा फ्रेगमेंट बन रहा है, मतलब ये वाला देख लो आप या ये देख लो, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, एफ एक्टिन।
डिफरेंस समझ आ गया? जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन. जी एक्टिन इज अ ग्लोबुलर वन और एफ एक्टिन इट इज मेड बाय द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज स्मॉल स्मॉल बॉल्स. जैसे आप कोई नेकलेस बनाते हो मोतियों का, राइट? तो वो सारा मिलके क्या बना जाता है? फिलामेंट बना लेता है. मतलब आपको ग्लोबुलर एक्टिन ना होके इसमें क्या होगा, टोटल आपको किस फॉर्म में मिलेगा? एफ एक्टिन के फॉर्म में मिलेगा. दूसरा आपके पास एक अलग प्रोटीन दूसरा होता है, उसका नाम होता है ट्रोपोमाइसिन. ये भी पूरा फिलामेंट है. जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस वन इज अ होल फिलामेंट यू आर हैविंग. इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं. तो हमारे पास क्या हो गया? एक हो गया जी एक्टिन से मिलके क्या बना? एफ एक्टिन. एफ एक्टिन के साथ ही क्या है हमारे साथ? ट्रोपोमाइसिन है. और इस ट्रोपोमायोसिन से कनेक्टेड क्या होता है? आपसे ये पूछा जाएगा कि ट्रोपोनिन कहां कनेक्ट होता है? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होता है. ठीक है. सो दिस ट्रोपोनिन इज प्रेजेंट ऑन द ट्रोपोमायोसिन, राइट? अब इस ट्रोपोनिन के भी 3 टाइप के, क्योंकि आप देख रहे हो यहां कितने बॉल्स बने? वी आर हैविंग 3 बॉल्स हियर. एक ये और एक ये. ठीक है. तो इसको आप याद रख सकते हो. क्या नाम होता है इनका? आई विल टेक केयर. जब कोई आपको कोई दिलासा देता है, या फादर से आप अपने बोलोगे कि मैं बहुत परेशान हूं, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, तुम्हारी जो भी परेशानी है आई विल टेक केयर ऑफ इट. तो आपके पास 3 हो गए. कौन है ये? ट्रोपोनिन है. तो आपके पास एक और, मान लो आप एक और है आपके पास ऐसा. ठीक है. तो आपके पास एक है ट्रोपोनिन आई. दूसरा कौन सा है? एक है ट्रोपोनिन आई. दूसरा है ट्रोपोनिन सी. एंड एक है ट्रोपोनिन टी. ठीक है. तो आपके पास क्या हो गया? 3 हो गए. एक आईटीसी, एक कंपनी का भी नाम है, आईटीसी से भी याद रख सकते हो, या आप ये ध्यान रख सकते हो कि आई विल टेक केयर. ठीक है. तो ट्रोपोनिन आई, आई का फंक्शन क्या हो गया? इनहिबिटरी. क्या फंक्शन है? इनहिबिटरी फंक्शन है. ये मेनली अभी हम देखेंगे मसल कॉन्ट्रेक्शन, ये मायोसिन एक्टिन से कनेक्ट ना करे उस तरीके का इनहिबिटरी रोल प्ले करता है. ठीक है. ट्रोपोनिन टी, इसका नाम है टी इसके साथ लगा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रोपोमायोसिन के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करेगा. ठीक है. उसके बाद है ट्रोपोनिन सी. इसका मतलब है किससे बाइंड करेगा? कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा. ये किसके साथ बाइंड करेगा? दिस इज हैविंग अ इनहिबिटरी रोल, इनहिबिशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ व्हाट? एक्टिन विद द मायोसिन, राइट? और ये है टी, इसका फंक्शन क्या है? ट्रोपोमायोसिन से कनेक्ट करेगा. क्लियर हो गया? बताइए. तो अभी हमने जो पिछला पोर्शन देखा है, दिस वन, इस मेम्ब्रेन में आप ये देख रहे हो, जो मैंने उल्टा बना दिया है. जैसे आप देख रहे हो दिस वन जो यहां से कनेक्ट है, दैट इज अ ट्रोपोमायोसिन से जो कनेक्ट था, टी वाला. और ऊपर वाले उसमें से एक कौन सा है? कैल्शियम वाला है. और एक कौन सा है? इनहिबिशन वाला है. इनहिबिशन मतलब जो एक्टिन और मायोसिन के कनेक्शन को ब्रेक कर रहा है या इनहिबिशन कर रहा है. ठीक है. इतना समझ आ गया? ये एक्टिन को हमने देख लिया, ट्रोपोमायोसिन को देख लिया हमने, एफ एक्टिन देख लिया जो किससे बना है? जी एक्टिन से बना है. ठीक है. अब आगे आ जाते हैं.
ये एक कंपैरेटिव चार्ट है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप देख लो इसमें क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि एक्टिन फिलामेंट है, दूसरा कौन सा फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है। मैं मेन इसके पॉइंट बता देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। ट्रोपोमायोसिन के हाउ मेनी, ट्रोपोमायोसिन के अंदर वी आर हैविंग अ 2 स्ट्रैंड्स। कितने स्ट्रैंड है ट्रोपोमायोसिन के, ट्रोपोमायोसिन इज हैविंग द 2 स्ट्रैंड। आपने देखा भी था डायग्राम में, ट्रोपोमायोसिन के 2 होते हैं। इसके ऊपर क्या है, ट्रोपोनिन है, ठीक है। लाइंस क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। लाइंस क्या है, कौन सी जेड, यस बचा, किसके, ट्रोपोमायोसिन के बच्चा ये है ना, एक स्ट्रैंड ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ 1 स्ट्रैंड जो आप देख रहे हो यहां से निकल के जा रहा है, डीएनए की तरह ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। और एक ये है, ये अलग अलग स्ट्रैंड है ना। सो देयर आर 2 स्ट्रैंड ऑफ ट्रोपोमायोसिन, राइट। और ये एक्टिन का जो फिलामेंट होता है वो कंपैरेटिवली मायोसिन से कैसा होता है, थिन होता है। कैसा होता है, इट इज थिनर देन द मायोसिन, क्योंकि आप देख रहे हो ये थिक है, मायोसिन इज थिक और एक्टिन इज थिन, राइट। उसके बाद इसकी लाइंस को अभी आप छोड़ दीजिए, वो अभी हम डायग्राम देखेंगे, उसमें मैं बताऊंगा व्हाट इज जेड लाइन, व्हाट इज आई, इन सब के बारे में बात करेंगे बाद में। एक्टिन जो होता है वो कैसा प्रोटीन है, कॉन्ट्रेक्टाइल। इसके साथ आप देखते हो इसमें कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होंगी, टोटल आपके एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये क्या बनाते हैं, लाइट बैंड बनाते हैं। आपने देखा है ना, मसल के अंदर लाइट बैंड होते हैं और डार्क बैंड होते हैं। क्या होते हैं, लाइट बैंड होते हैं और डार्क बैंड होते हैं। लाइट बैंड के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होंगी, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। और आपके पास जो डार्क बैंड होगा वो किससे बनेगा, मायोसिन से बनेगा, ठीक है। तो डार्क बैंड में होता है बस मायोसिन इन्वॉल्व, वो भी एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। एक्टिन और मायोसिन ये दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। इसमें 2 एडिशनल प्रोटीन्स को हेल्प कर रहे हैं, कौन कौन से, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है। ग्लोबुलर जी एक्टिन होते हैं, टोटल नंबर इसमें 3 हो गया। अच्छा, मायोसिन की जो यूनिट होती है उनको क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन, ठीक है, मीरोमायोसिन बोलते हैं। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, दिस इज द हेड रीजन, ठीक है, और इसका ये नेक है। इन दोनों को मिला के आप क्या बोल रहे हो, दिस इज अ 1 पोर्शन हैवी और दिस इज अ लाइट मीरोमायोसिन। एक है हैवी मीरोमायोसिन और एक है लाइट मीरोमायोसिन। तो इतना पोर्शन, ये जो इसकी टेल है इसको क्या बोलते हैं, LMM, और इसको क्या बोल देंगे ऊपर वाले को, HMM। क्लियर हो गया, बताइए, पक्का, पीछे वाले जनता, बच्चे क्या नाम है आपका, आदित्य, आदित्य धनराज गिर, हाँ, आदित्य क्या, आदित्य, जोर से बोलो, आदित्य चौधरी। अरे चौधरी साहब हमारे पीछे हैं यार। और चौधरी साहब कहाँ से हैं आप, अमरोहा से। अरे भाई तुम तो, अमरोहा के तो इतना सारे आम आम फेमस है ना वहाँ के, अमरोहा के, ऐसा कुछ है। और एक कुछ कोई शायर भी है वहाँ के बहुत फेमस, अमरोहा में बहुत सारे शायर है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो चौधरी साहब मिलते रहना फिर। तो चौधरी साहब समझ आ रहा है आपको, पक्का, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 2 प्रोटीन है, वन इज एक्टिन, मतलब एक हमारे पास 2 बैंड है, वन इज अ लाइट बैंड, वन इज अ डार्क बैंड। लाइट बैंड किससे बनता है, एक्टिन से स्पेशली इन्वॉल्व होगा। दूसरा डार्क बैंड किससे बनेगा, मायोसिन से बनेगा। तो एक्टिन में जो एडिशनल उसके 2 रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन कौन है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। मायोसिन के केस में बस मायोसिन अकेला है, लेकिन मायोसिन के 2 पार्ट हैं। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन बोलते हैं। अब उसमें भी 2 पार्ट हो गए, एक HMM और एक LMM। जो टेल है उसको बोलेंगे LMM, जो हेड और नेक है उसको मिला के क्या बोलते हैं, HMM। जो हेड होता है उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है ATP बाइंडिंग साइट। इज इट क्लियर और नॉट, पक्का। आपके पास हो गया HMM जो हैवी है, LMM कैसा हो गया, लाइट हो गया, टेल। अब इसकी फंक्शनिंग हम देखेंगे, बाकी का पोर्शन आप छोड़ दीजिए, अभी फंक्शनिंग देखेंगे तब आपको समझ आएगा। आप मुझे बताइए इतना समझ आया, क्या पढ़ रहे हैं हम, मायोफिलामेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, राइट। मायोफिलामेंट्स क्या है, जो आपने फाइबर पढ़ा, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये एक फाइबर है, ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आप बहुत सारे स्ट्राइएशंस देख रहे थे ऐसे ऐसे, ठीक है।
ये जो सारे आप स्ट्राइएशंस देखते हो वो किसकी वजह से आते हैं? इन प्रोटीन्स की वजह से आते हैं। कौन सी प्रोटीन्स की वजह से? एक्टिन फिलामेंट एंड और मायोसिन फिलामेंट की वजह से, जो दोनों के दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। तो आई होप नाउ यू विल बी हैविंग सम आइडिया कि जो स्ट्राइएशंस है वो किस चीज से बन रहे हैं। वो प्रोटीन से बन रहा है, मसल्स की वजह से नहीं आ रहा कुछ भी उसमें, ठीक है। तो आपकी दो प्रोटीन इन्वॉल्व हो गई, एक्टिन मायोसिन, दोनों के दोनों कैसी प्रोटीन है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। एक्टिन को कौन कौन हेल्प कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? आईटीसी। आई क्या कर रहा है? अब इनहिबिशन देखिए, हमने बात की इनहिबिशन करता है। क्या इनहिबिशन करता है? आपने देखा मायोसिन के हेड पे एक पोर्शन है, उसमें लिखा है एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये क्या करता है? ये किस पे? एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट था ना, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। इसका फंक्शन होगा एक्टिन को मायोसिन से जुड़ने ना देना, ठीक है। इट्स लाइक डीडीएलजे में बाबूजी, राइट। तो इसका वही फंक्शन है, रुकने नहीं दे रहा ये, मतलब उसको जुड़ने नहीं दे रहा, इनहिबिटरी फंक्शन है। फिर था आपके पास टी। टी का क्या फंक्शन था? ट्रोपोमायोसिन के साथ कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि आपने 3 प्रोटीन गोल गोल बना लिए, उनको रुकना भी तो है ना, वो भी तो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेंगे। और तीसरा वाला था सी, कैल्शियम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कैल्शियम नहीं आएगा ना, तो कैल्शियम के बिना तो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ही नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, तो आई थिंक इतना समझ आ गया। आगे चलें बच्चे, चलो आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? नींद तो नहीं आ रही कोई? मुझे, मैंने ऐसे ख्वाब में देखा है कि इस क्लास में कोई बच्चा है जो सॉन्ग लिखता है। कोई है ऐसा? किसी ने आज ही ताजा ताजा कोई नया नया सॉन्ग लिखा है आज ही? अच्छा, पहले पहले लिखा था। तो कैन वी हैव अ डेमो फॉर 1 मिनट और समथिंग लाइक दैट? हाँ, स्पॉटिफाई पे? क्या बात कर रहे हो? तो मतलब खुद से कंपोज करके और म्यूजिक के साथ सब कुछ? तो प्लीज कम हियर एंड शो अस सम टैलेंट। सो प्लीज वेलकम। व्हाट्स योर नेम बच्चा? रोहान। बड़ा रूहानी अंदाज में आपको हम वेलकम करते हैं। सो प्लीज रोहान, यू विल बी कमिंग हियर, और थोड़ा सा बस 2 लाइन सुना दो, जिससे थोड़ा सा हमें रिफ्रेशिंग थोड़ा सा कुछ हो जाए, क्योंकि ये इतने सारे प्रोटीन्स पढ़ने के बाद बच्चे, आई थिंक, तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि एक थोड़ा सा हो जाए 1 मिनट का कुछ? हाँ, फोन पे है, मतलब ऐसे अभी नहीं सुना सकते? अच्छा चलो ठीक है, पहले एक बार लेक्चर एंड कर लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके बाद एक रोहान से हम सुनेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। तो मैं जो है रोहान के साथ मैं सोच रहा हूं कि एक थोड़ा सा कुछ जैमिंग वैमिंग करूंगा किसी दिन पर, ठीक है। चलो, तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में अभी तक हमने 2 फाइबर पढ़े, एक एक्टिन फिलामेंट और एक मायोसिन। अब वो कैसे काम करते हैं वो आप देख लो यहाँ, ठीक है। ये डायग्राम आपने देख रखा है, पहले इसको आप समझ लीजिए। यहां पर आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इसको जानते हो आप? देखा था अभी पिछली गली में, देखा था ना? कौन है ये? एक्टिन फिलामेंट। ये कौन है? मायोसिन। तो सारा मसल का रिलैक्स होना या कॉन्ट्रैक्ट होना, इट डिपेंड्स ऑन दीज 2, ठीक है। अब होता क्या है, आपने ये भी देखा था कि इसका जो हेड है, ये जो आप देख रहे हो, इट इज हैविंग अ, ये जो हेड था इस पे 2 साइड थी। क्या साइड थी? एक थी एक्टिन बाइंडिंग साइड, एक्टिन बाइंडिंग साइट एबीएस, और दूसरा क्या था? एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो इसके पास होता क्या है कि इट इज हैविंग द 2 साइड्स। ये जो हेड है इसके पास, जो अभी लग रहा है आपको कि जैसे कि ये स्पर्म है, लेकिन नहीं है ये स्पर्म, ये हेड है। और इस हेड के ऊपर 2 साइट हैं, एक है जो एक्टिन से बाइंड करती है और दूसरी एटीपी से बाइंड करती है, ठीक है। अब ये जो एटीपी है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, आपके पास ये फिलामेंट था, इसने, इसके पास क्या है? एटीपी से बाइंड है ये, क्योंकि ये किसकी तरह फंक्शन करता है? एटीपीएस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बच्चे? एटीपीएस। और मैंने ये भी बताया था आपको कि एज का मतलब क्या हो गया? एंजाइमेटिक फंक्शन है, राइट। एटीपीएस हो गया तो क्या ब्रेक डाउन करेगा बच्चे? ये एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा, राइट। तो एटीपी को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या बनाएगा?
एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। लेकिन ये सिग्नल इसको तब आएगा जब आपको पता था कि यहां पर 3 प्रोटीन प्रेजेंट होती थी, राइट, ट्रोपोनिन, और वो ट्रोपोनिन में से उसमें से एक ट्रोपोनिन का नाम था क्या, कैल्शियम बाइंडिंग। तो आपको पता है कि नर्वस सिस्टम से जब भी आपको कोई सिग्नल पहुंचेगा, सिग्नल पहुंचने के बाद वो सिग्नल पहुंचेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से सिग्नल जाएगा सार्कोप्लाज्मिक जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां जाएगा, और वो क्या रिलीज करता है, कैल्शियम रिलीज करता है। और जैसे ही इससे आके क्या जुड़ जाता है, कैल्शियम, ठीक है। तो इसके पास ये जो हेड है जो एटीपीएस की तरह फंक्शन कर रहा है, इसके पास एटीपी है, तो ये एटीपीएस जब फंक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन द एटीपी, राइट। और वो साइड भी क्या कैसी हो गई, एक्सपोज हो गई, किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से। तो आके ये क्या करता है, यहां बाइंड कर जाता है, क्योंकि साइड क्या हो गई, बताइए, साइड एक्सपोज हो गई, किसकी वजह से, कैल्शियम के आने की वजह से। कैल्शियम आएगा तो वो किससे जुड़ेगा, ट्रोपोनिन सी से जुड़ेगा। जब वो ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है तो इट इज गोइंग टू एक्सपोज द साइट, और मायोसिन किसके साथ जुड़ जाएगा, इस फिलामेंट के साथ जुड़ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जब आप आगे बढ़ते हो तो ये कहां जाएगा, पीछे जाएगा, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये यहां जुड़ा, यहां से आप देख रहे हो कहां जुड़ गया, यहां से यहां जुड़ गया ऐसे, ठीक है। तो इस पूरे सेगमेंट में एक्चुअली इट इज अ स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑन मायोसिन। कौन स्लाइड कर रहा है, एक्टिन। कौन फिक्स है, मायोसिन फिक्स है। मायोसिन को आप क्या कर रहे हो कि मायोसिन के ऊपर एक्टिन को मूव करा रहे हो, ठीक है। मतलब ये मेरा हैंड अगर इस पे वो करें तो ये वाला पोर्शन तो मूव कर रहा है, ये फिक्स है, दिस इज अ मायोसिन, और ये क्या है, एक्टिन है, ठीक है। तो इसने इसको बाइंड किया और इसको खींचा, राइट। जब इसको ये खींचेगा तो ये इधर साइड मूव करेगा, मतलब ये आगे आ जाएगा, राइट। और उसी टाइम पे आपका क्या होता है, इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन, और क्या करेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा, ठीक है। जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा, साइड विल गेट ओपन फॉर द एटीपी अगेन, राइट। और इसने फिलामेंट को अंदर खींच लिया, ठीक है। अगेन इसके पास एटीपी आ गया, और ये मैकेनिज्म तब तक चलती रहेगी जब तक कि क्या आता रहे, कैल्शियम आता रहे। जब तक कैल्शियम आता रहेगा साइड एक्सपोज रहेगी, एक्सपोज रहेगी, एटीपी जुड़ता रहेगा, जुड़ने के बाद बार बार इस साइड से कनेक्ट करेगा, ब्रेक डाउन होगा क्योंकि वो एटीपीएस है। तो आप देख रहे हो इसने जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे इसको रिलीज करा, तो ये उस टाइम पे जब ये रिलीज करता है देन इट इज मेकिंग अनदर कनेक्शन, ठीक है। एक बार जुड़ा, जुड़ने के बाद टूटेगा कब, जब ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा, उसके बाद फिर से क्या करेगा, नए एटीपी से कनेक्ट कर जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, पक्का, ठीक है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कैल्शियम ना आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ आ गया। अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, ये आपने समझ लिया, अब देखते हैं हो क्या रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर है टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट का नाम बताइए कौन सा है, और थिक फिलामेंट कौन सा होता है, मायोसिन। थिक फिलामेंट इज मायोसिन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पूरी मैकेनिज्म है क्या। देखिए इस मैकेनिज्म के अंदर आप देखिए, ये टिपिकल एक डायग्राम है जो आपने बचपन से देखा होगा, और बहुत इसमें प्रॉब्लमेटिक रहता है समझने में कि ये हो क्या रहा है। ये मसल की रिलैक्स स्टेज है। कौन सी स्टेज है, रिलैक्स स्टेज है। इसमें से हम पहचानते हैं अपने जाने माने दोस्तों को जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, एक था एक्टिन और दूसरा था मायोसिन। तो ये जो दोस्त हैं हमारे, इनके बारे में बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हो, पिंकिश पिंकिश, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये है एक्टिन फिलामेंट। कौन है बच्चे, ये एक्टिन है, ठीक है। इनके बीच में जो डार्क डार्क पोर्शन देख रहे हो वो कौन सा है, वैसे तो सभी डार्क था, लेकिन दिस वन इज स्पेशली व्हाट, दिस इज मायोसिन। ये क्या है बच्चे, ये आपका मायोसिन है। तो आपको जो ऑल्टरनेट बैंड दिखते हैं वो किस किस की वजह से दिखते हैं, एक्टिन और मायोसिन की वजह से दिखते हैं। तो आप देख रहे हो एक्टिन अरेंज है और मायोसिन अरेंज है, पहले एक्टिन है फिर मायोसिन है, एक्टिन है मायोसिन है, ठीक है। एक्टिन आप देख रहे हो यहां पर एक और फाइबर लाइक प्रोटीन एक होता है, उसके साथ कनेक्ट रहता है जेड, इसको ही क्या बोल देते हैं, जेड लाइन। इसके साथ कौन कनेक्ट है,
बताइए, बहुत टाइटली इसके साथ कौन बाइंड है? एक्टिन। आप देख रहे हो ना, एक्टिन यहां से कनेक्ट है, आपको एक सपोर्ट तो चाहिए ना, ठीक है। एक फ्रेम है, मान लो कि जैसे ये मेरे पास कौन सी है, जेड लाइन, इस जेड लाइन से मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, एक्टिन, तो बहुत स्ट्रांगली ये इससे कनेक्ट रहता है, ठीक है। उसके बीच में अब आप बोलोगे कि सर ये क्या ये आपस में फ्री में झूलता रहेगा, तो इसके लिए भी बीच में, हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन यहां एक होती है एम लाइन, उससे क्या जुड़ा रहता है, मायोसिन फिलामेंट, राइट। ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाएगी, अब मुझे बताइए ये समझ आ गया, अच्छा दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। क्या बोलते हैं बच्चे? और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है, क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट क्या है, सार्कोमियर। तो दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा सार्कोमियर में ये जो एक्टिन फिलामेंट है इसका हाफ पोर्शन आ रहा है, कितना है, हाफ। ये हाफ है, ये हाफ है, राइट। हालांकि अभी ये इसके अंदर वो दिखाया, और आपके पास कौन सा है, ये पूरा डार्क वाला पोर्शन है, ठीक है। तो मतलब अगर आप दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, सिमेट्रिकल अभी ये पूरे तरीके से नहीं है, अदरवाइज अगर आप देखें जो पूरा सार्कोमियर होता है, अगर उसको देखेंगे तो सार्कोमियर बना होता है दो हाफ, जो आपके आइसोट्रॉपिक बैंड है। आइसोट्रॉपिक बैंड का मतलब हो गया लाइट बैंड। आइसोट्रॉपिक इसलिए बोलते हैं कि अगर इसके ऊपर लाइट डाली जाएगी तो मोनोक्रोमेटिक होगी, मतलब एक सिंगल वेवलेंथ का निकलेगा, इसको लिए इसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। और दूसरा होता है एन आइसोट्रॉपिक, आपको बोला जाएगा आई बैंड और ए बैंड। आई बैंड कितना हो गया, यहां से यहां तक, ठीक है। आपके पास क्या हो गया, आई बैंड, जो एक्टिन वाला पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं, आई बैंड, राइट। और आपका जो डार्क वाला पोर्शन हो गया उसको क्या बोल रहे हैं, ए बैंड और एन आइसोट्रॉपिक। तो जो सार्कोमियर बना होता है टू हाफ आइसोट्रॉपिक से, अगर टू हाफ आइसोट्रॉपिक बने तो इसको एक सिंगल आइसोट्रॉपिक बोल सकते हैं, ठीक है। और एक सिंगल क्या है, एक सिंगल ए है। तो ये जो होता है इसका लेंथ होता है 1.5 माइक्रोमीटर और इसका लेंथ होता है 1 माइक्रोमीटर। तो टोटल अगर सार्कोमियर की लेंथ देखेंगे एक यूनिट के मसल की तो कितना आ जाएगा, 2.5 माइक्रोमीटर। कितना आ जाएगा, ये एक डेटा है, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा पोर्शन, इतना समझ आ गया। पहले आप स्ट्रक्चर को लोकेट कर पा रहे हो, कहां एक्टिन है कहां मायोसिन है। एक्टिन किसके साथ कनेक्टेड है, जेड लाइन के साथ। मायोसिन किसके साथ कनेक्टेड है, दोनों में से कौन किसके ऊपर मूव कर रहा है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से जेड लाइन, दोनों जेड लाइन के बीच के स्पेस को क्या बोल दिया, सार्कोमियर। जो आइसोट्रॉपिक बैंड होता है वो क्या होता है, लाइट बैंड, मतलब हम एक्टिन वाले की बात कर रहे हैं, हाफ बैंड वाला जो, ठीक है, वो हो गया आइसोट्रॉपिक बैंड। डार्क बैंड क्या हो गया, एन आइसोट्रॉपिक हो गया, जो किससे बना है, स्पेशली मायोसिन से बना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सेकेंड पोर्शन पे फोकस करिए। अब पहला वाला आपने देख लिया, सेकेंड वाला देख लेते हैं। दिस सेकेंड वन इज हैविंग, दिस इज अ एक्टिन और ये बीच वाले क्या है, मायोसिन। लेकिन आप देख रहे हो कि जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या मायोसिन की लेंथ में कुछ चेंज आ रहा है, इस पूरे सेगमेंट में क्या ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, दिस वन, इज इट चेंजिंग इट्स पोजीशन, कहीं से क्या इसकी लेंथ में कोई फर्क आया, बताइए, नहीं आया ना। किसकी लेंथ चेंज हुई, एक्टिन फिलामेंट की। कौन सा बैंड, आइसोट्रॉपिक या लाइट बैंड। लाइट बैंड चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या चेंज नहीं होता, ए बैंड की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या चेंज नहीं होगा, आई बैंड चेंज होगा और हाँ जी क्या हुआ, सो आइसोट्रॉपिक क्या, तो क्या होगा, उसका लेंथ चेंज होगा, एन आइसोट्रॉपिक का चेंज नहीं होगा। पक्का, कॉन्ट्रैक्शन में समझ आ गया, वापस फिर से अपने स्टेट पे आ गए, क्लियर हुआ, डन है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। सी के पूरी मैकेनिज्म क्या हुई, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट जिसे आप समझ लो। सीएनएस गए, सीएनएस में ब्रेन से एक सिग्नल आया किसके थ्रू,
मोटर न्यूरॉन के थ्रू, सब याद रखेंगे कैसे आ रहा है। सीएनएस से, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां से एक सिग्नल आया किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। कहां पहुंचा, न्यूरोट्रांसमीटर, इसने क्या रिलीज किया, न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम था एसिटाइल कोलिन। क्या था, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन कहां पहुंचेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे और मोटर एंड प्लेट पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन से होते हैं, जहां जाके, जैसे सपोज ये मसल है तो इस पे से आके न्यूरॉन ऐसे पकड़ लेगा इसको, और जहां कनेक्शन होगा वही क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और वहां से ही आपका सिग्नल आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा। सो एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, इट जनरेटेड अ एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा दैट रिलीजेस द कैल्शियम, किसके थ्रू, सार्कोलेमा के थ्रू। तो कैल्शियम का अमाउंट क्या हो जाएगा सार्कोप्लाज्म के अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर ही तो हमारे फाइबर्स थे, और उसी सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या बढ़ गया, कैल्शियम बढ़ गया, राइट। अब जब कैल्शियम बढ़ गया तो ये जाके कहां बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन पे। जब ट्रोपोनिन पे बाइंड करेगा तो चेंज द कन्फर्मेशन और अनमास्क द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। मायोसिन तो इंतजार कर रहा था कि कब बाबूजी बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये कहां जाके कहां जुड़ जाएगा, एक्टिन फिलामेंट के साथ कौन जुड़ने वाला है, मायोसिन, राइट। सो एनर्जाइज्ड मायोसिन, एनर्जाइज्ड मायोसिन का मतलब क्या हुआ, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना है उसके साथ, दोनों जुड़े हैं, उनकी लाइसिस कर देगा, मतलब एनर्जाइज्ड है। इसके पास क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट थी, तो क्या बना है इसके साथ, एटीपी जुड़ा है, ठीक है। सो क्रॉस ब्रिज बना देता है, क्या बना देता है, अभी ये बात यहां खत्म नहीं हुई है, क्रॉस ब्रिज बन गया, लेकिन उसके बाद भी तो इसको ब्रेक भी तो करना होगा। इट रिजल्ट इन व्हाट, शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर, होगा कि नहीं। जैसे ही हेड ने जोड़ा उसके बाद उसने क्या किया, एक्टिन फिलामेंट को खींचा, तो इससे सार्कोमियर कैसा हो गया, छोटा हो गया। इसमें क्या हुआ, पुल थिन फिलामेंट्स टुवर्ड द सेंटर। आपको पता है थिन फिलामेंट कौन से थे, एक्टिन फिलामेंट, उनको पास में खरीद लिया कर लिया। जेड लाइन को भी क्या करेगा, पुल करेगा। जेड लाइन भी तो करीब ही आ रही है ना, आपने एक्टिन फिलामेंट किसके साथ बाइंड करके रखे थे, जेड लाइन के साथ। तो अगर आप एक्टिन फिलामेंट को खींचोगे, सपोज ये वॉल होता और इससे कुछ जुड़ा होता और मैं इसको खींच रहा हूं, मतलब वॉल नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई और चीज होता तो आ ही सकता था, राइट। तो वो वाली चीज क्या हो गई, दैट इज वी आर आल्सो पुलिंग द जेड लाइन। लेंथ ऑफ आई बैंड, आई बैंड आपको पता है क्या, वही एक्टिन वाला, क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। किसकी लेंथ चेंज नहीं होती, ए बैंड की। ए बैंड किससे बनता है, मायोसिन से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एडीपी और पीआई रिलीज फ्रॉम मायोसिन हेड। जब ये रिलीज होंगे तो फिर से हेड जो क्रॉस ब्रिज बना था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, न्यू एटीपी बाइंड हो जाएगा और क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपको जब तक हाइड्रोलिसिस नहीं होगी एटीपी की, तब तक आप कैसे क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करोगे, राइट। एटीपी हाइड्रोलिसिस हो गया, साइकिल रिपीट होती रहेगी, प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द कैल्शियम इज कमिंग, राइट। क्लियर हो गया क्या मैकेनिज्म थी, जल्दी से मुझे फिर से बता दो। सीएनएस से क्या सिग्नल आया, कहां पहुंचा, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से कहां पहुंचा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर कहां पहुंचा, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। उसने क्या किया, कैल्शियम रिलीज कराया, किससे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये कैल्शियम क्या करता है, बाइंड किससे करता है, ट्रोपोनिन से। बाइंड कर लिया इसने, क्या एक्सपोज कर दिया, मायोसिन बाइंडिंग जो पोर्शन था उसको एक्सपोज कर दिया, किसके ऊपर, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। इसके बाद क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जब बना तो उससे आप मुझे बताइए क्या क्या चेंजेस आए। जेड लाइन में क्या हुआ, जेड लाइन पुल हो गई, राइट। और लाइट बैंड कैसे हुए, शॉर्टर हो गए। डार्क बैंड कैसा हुआ, सेम रिटेन। मतलब अगर आपसे लाइन वाइज पूछा जाएगा तो आई बैंड के साथ क्या हुआ, इट गेट रिड्यूस्ड, और ए बैंड रिटेन द लेंथ, राइट। उसके बाद आपका जो एटीपी था उससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, क्या जुड़ जाएगा, एटीपी। एटीपी जुड़ेगा, क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा, फिर कैल्शियम रिलीज होगा, साइकिल विल कंटिन्यू अंटिल द स्टॉपेज ऑफ कैल्शियम इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चे इतना। और उसके बाद क्या होता है, जब रिलैक्सेशन होता है तो जेड लाइन रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। टी ट्यूब्यूल्स एक्सटेंशन फ्रॉम सार्कोलेमा कंडक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस। आपके जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं सार्कोलेमा के, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस भेजते हैं, और ये रिपीटेड एक्टिविटी जो होती है वो क्या एक्युमुलेट कराती है, लैक्टिक एसिड। ये हम बात कर रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली, उससे क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड। इसके बारे में हमने पढ़ा था, एनारेबिक ब्रेकडाउन है। इससे क्या रन होगा, कोरी साइकिल पहुंचेगा कहां, लिवर में, और लिवर से क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन एंड पायरुवेट। फर्दर आप देखते हो जो ग्लोबुलर हेड होता है
is active ATPase enzyme and has a binding site for ATP and active site for actin. जो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मायोसिन के बारे में बात कर रहे हैं. तो फिलामेंट क्या बनाता है, एक आइसोट्रॉपिक बैंड बनाता है, किसकी वजह से, एन आइसोट्रॉपिक बैंड किसकी वजह से बनाता है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड में आप देखते हो दो चीजें आएंगी, जो मायोसिन तो डार्क वाला हो गया और उसमें कुछ पोर्शन एक्टिन वाला भी आ रहा है. तो अगर आपसे पूछा जाए दोनों किससे बन रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक्टिन भी इन्वॉल्व है और मायोसिन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आधा ओवरलैप कर रहे हैं ना. तो आपके पास दोनों का कंक्लूडिव पार्ट बोलते हो ना आपको, जो एनाइसोट्रॉपिक बैंड हो गया, ठीक है. अरेंजमेंट इज ऑल्टरनेटिवली, पहले लाइट बैंड होगा, डार्क बैंड होगा, लाइट बैंड, डार्क बैंड, तो ये उस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है. देन दिस इज द फाइनल थिंग, जो हम सार्कोमियर के बारे में बात करते थे. सार्कोमियर किससे बना होता है, एक एनाइसोट्रॉपिक बैंड और दो हाफ आई बैंड, ठीक है, दो हाफ आई बैंड बोल सकते हो. इसका मैंने कितना बताया था, 2.5 माइक्रोमीटर. एच जोन क्या होता है, अभी आपने देखा इस पूरे डायग्राम के अंदर ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन दैट इज नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन फिलामेंट या आई बैंड से, जो ओवरलैप नहीं हो रहा, किसका, मायोसिन का वो पार्ट जो एक्टिन से ओवरलैप नहीं हो रहा, उसी को क्या बोलते हैं, एच जोन. क्या जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है एच जोन में कुछ चेंज आएंगे, रिड्यूस हो जाएगा ना. तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे. क्लियर हुआ बच्चे इतना. सो दिस इज नॉन ओवरलैप पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट बाय थिन फिलामेंट. क्लियर हुआ. सो थैंक यू एवरीवन, आपने बहुत पेशेंसली बहुत अच्छे से सुना और आई होप कि आपको उसमें से 20-30% तो आपने रिटेन किया ही होगा एटलीस्ट. किया कि नहीं, जोर से बोलो. ठीक है, तो कैन वी हैव रोहान राइट नाउ.